नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आप लोगों के लिए समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत एक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाना है। उस 2026 की संयुक्त भर्ती परीक्षा में टोटल 8 सब्जेक्ट उन्होंने रखे हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट रखा है जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत बाकी टाइटल्स जो आप लोगों के लिए एक हद तक ठीक है, लेकिन जब अगर हम यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं हाथ पैर फूलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले भी इसका जब यहाँ सेशन आया था तब भी उस समय भी यहाँ पर सामान्य प्रबंधन, क्योंकि उन्होंने तो केवल एक शब्द लिख दिया है, लेकिन लाखों लोगों को, लाखों विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित किया था कि हम अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपने स्कोर को कैसे टॉप मोस्ट पर ले जाकर के खड़ा कर दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रबंधन के पॉइंट्स को फिर मैं आप लोगों के लिए 2026 सेशन के साथ में यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। सामान्यतः जब हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आती है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के वास्तविक जनक के रूप में हम किसको मानते हैं। तो जब अगर आधुनिक वास्तविक की बात अगर हम करते हैं, प्रबंध सिद्धांत के वास्तविक जनक के रूप में बात करते हैं, तो नाम आता है यहां पर हेनरी फेयोल का। सामान्यतः कुंट्ज और डोनेल के अनुसार आधुनिक प्रबंध सिद्धांत का वास्तविक जनक, तो कभी कभी अपने लिए क्वेश्चन ये भी यहां पर खड़ा हो जाता है कि किसके अनुसार। तो जो फ्रांसीसी उद्योगपति है जिसका नाम है आपके पास हेनरी फेयोल, है ना, किन्होंने कहा, तो आंसर आता है कुंट्ज और डोनेल ने कहा कि आधुनिक प्रबंध सिद्धांत का वास्तविक जनक कौन है। तो एक फ्रांसीसी उद्योगपति है जिसका नाम है हेनरी फेयोल, और उस हेनरी फेयोल को हम यहाँ पर आधुनिक प्रबंध सिद्धांत का वास्तविक जनक के रूप में कहीं न कहीं देखते हैं। इसी बात को आगे की तरफ अगर बढ़ाएं तो अतः फेयोल प्रशासनिक सिद्धांतों के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार का भी मिल सकता है कि फेयोल प्रशासनिक सिद्धांतों के पिता के रूप में हम यहाँ पर किसे जानते हैं। आंसर आता है हेनरी फेयोल को, लूथर गुलिक को, मोनेरेले को, आदि प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तब आप वहां पर भी एक आंसर अपना लगाएंगे, वो टाइटल रहेगा इसमें हेनरी फेयोल। इसी बात को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं यहाँ से मैनेजमेंट के मीनिंग की तरफ। प्रबंधन का अर्थ यहाँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस प्रक्रिया से, जब भी मैनेजमेंट शब्द आता है तो इसकी सबसे बड़ी एक खासियत आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें आपके लिए खासियत है कि यह एक प्रक्रिया है ना। इसमें हम यहाँ पर इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। मैनेजमेंट का अल्टीमेट टारगेट क्या है, तो किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है। तो जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों को कुशलता के साथ प्राप्त करते हैं। दो बातें, प्रक्रिया होगी, मतलब जब भी अगर आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाओगे तो एक प्रोसेस होगी। जैसे आप अगर समूह 2 समूह 4 के अंतर्गत आने वाली पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपके द्वारा यहाँ पर कुशलतापूर्वक गतिविधियां की जाएगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए दिखाई दोगे। तथा निर्धारित लक्ष्यों को कुशलता के साथ प्राप्त करना ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल कहलाता है आपके पास मैनेजमेंट। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आया कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इट मीन्स मैनेजमेंट शब्द आया आपको लक्ष्य प्राप्त करने ही हैं। मैनेजमेंट शब्द आया आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, लेकिन कैसे, तो उसने कहा कि दक्षता पूर्वक, उसने कहा कि प्रभावपूर्ण तरीके से। इट मीन्स यहाँ पर इफेक्टिवनेस और कॉम्पिटेंसी के साथ प्राप्त करना है। चूंकि आप लोगों के सामने जो यहाँ पर टाइटल आया है वो भी इसी बात को बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि दक्षता पूर्वक, प्रबंध के संदर्भ में दक्षता पूर्वक से आप क्या समझते हैं, प्रबंध के संदर्भ में प्रभावपूर्णता से आप क्या समझते हैं। पहले अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको इन दोनों टाइटलों से क्वेश्चंस मिलते हुए दिखाई दिए। अब यहां पर देख लें कि प्रभावपूर्णता क्या है। तो उसने कहा कि कार्य को समय पर पूरा करना। अभी छोटा सा पॉइंट याद रखना है, प्रभावपूर्णता का मतलब है कि कार्य को समय पर पूर्ण करना। यदि आप लोगों की एग्जाम के लिए आपको 40 से 50 दिन मिला है तो उस 40 से 50 दिन में आपको
उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म करना होगा। अन्यथा तो ये मैनेजमेंट वाला इतना टाइटल है कि आप 5 साल भी यदि अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको कम पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास समय है 40 डेज का, हमारे पास समय है 50 डेज का। उस 40 डेज में 50 डेज में हमको टाइम पर इसको प्राप्त करना है। तो उसने यहां पर कहा कि समय पर पूरा करना। इट मींस प्रश्न ऐसा जब आता है तो ऑप्शन का जो वहां पर नीड होगी वो टाइटल आपके पास क्या होगा, वो शब्द होगा उसमें वहां पर समय। दक्षता का मतलब क्या होता है, ये कुशलता का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा कि कार्य को न्यूनतम लागत पर दक्षता या कुशलता। आप इसे दक्षता और कुशलता, इट मींस या तो कुशलता आ जाएगा या फिर आपके पास दक्षता आ जाएगा, मतलब जो है वो आपके पास जब आता है कॉम्पिटेंसी के साथ। तो उसने ये कहा कि न्यूनतम लागत, मतलब इसका जो कीवर्ड है वो टाइटल आपके पास क्या है, तो न्यूनतम लागत पर आपको पूरा करना है। प्रभावपूर्णता का एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि कम से कम खर्चे में। तो जैसे अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपने कहा कि किसी ऑब्जेक्टिव को आप अगर कम से कम लागत में अगर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपसे बड़ा विद्वान कोई हो नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में भी इस प्रकार की बातों पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है, तो अपने को भी वहां पर उस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने ये कहा कि ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रभावपूर्ण शब्द आए तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में खत्म करना है, कुशलता या दक्षता आता है तो आप इसमें यहां पर लगाएंगे कि कम से कम लागत में हम यहां पर अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। इस बात को अपने को विशेष करके इसमें यहां पर ध्यान रखना है। फिर जब यहां से आगे की तरफ अगर बढ़े तो एक शब्द आता है प्रबंधन गहराई। इसी से रिलेटेड है मैनेजमेंट डेप्थ। इट मीन्स जब हम मैनेजमेंट डेप्थ की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं, अच्छा टॉपिक है और इस पर भी हमको क्वेश्चंस पहले मिले हैं। तो उसने कहा कि एक संगठन की संरचना होती है जिसमें एक सबसे नीचे व्यक्ति होता है, एक सबसे टॉप मोस्ट पर होता है, इसके मध्य भी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो सब मिल करके उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। उसी बात को लेकर के यहाँ पर मैनेजमेंट डेप्थ शब्द आया है। तो उसने कहा कि एक संगठन संरचना जो सभी स्तर पर, इट मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, सभी स्तरों पर प्रबंधकों के विकास के लिए पर्याप्त विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रतिनिधिमंडल और अवसर प्रदान करता है। इट मींस यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, उसे मैनेजमेंट डेप्थ कहते हैं, प्रबंधन गहराई कहते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति का भी अल्टीमेट उद्देश्य है उद्देश्यों को प्राप्त करना। मिडाइवल वाले व्यक्ति का भी उद्देश्य है उद्देश्यों को प्राप्त करना। सबसे नीचे व्यक्ति जो काम कर रहा है, निचले स्तर पर काम कर रहा है, उसका भी यहाँ पर उद्देश्य है उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो प्रबंधन जो डेप्थ है या गहराई है, उससे मतलब आपके पास क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में किसी संगठन के ऊपर से नीचे तक के प्रबंधन में कितने स्तर मौजूद हैं, 1 है, 2 हैं, 4 हैं, उन सभी को हम यहाँ पर मैनेजमेंट डेप्थ के रूप में डिफाइन करते हैं। इसमें अगर आप और देखोगे तो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के किसी कंपनी के सीईओ से लेकर के उस कंपनी के सबसे लास्ट पोजीशन तक आने वाले लोग, तो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोअर सुपरविजरी मैनेजमेंट तक कितनी प्रबंधकीय परतें हैं, उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल कहलाता है आपके पास क्या, तो उसे हम यहाँ पर मैनेजमेंट डेप्थ या प्रबंधन गहराई के रूप में डिफाइन करते हैं। टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल तक के जो सारे लोग हैं वो मैनेजमेंट डेप्थ या प्रबंधन गहराई में आते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में सीईओ, जैसे अपन ने देखा इसमें, उसके बाद में जनरल मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर और वर्कर, तो ये सब सारे लोग क्या हैं, मैनेजमेंट डेप्थ का हिस्सा हैं, प्रबंधन गहराई का हिस्सा हैं, जो एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कम से कम समय में प्राप्त करना चाहते हैं, कम से कम लागत में प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास मैनेजमेंट डेप्थ। अब इस पर एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला जो एग्जाम था उसमें वहां पर आया था, उसकी मैं चर्चा आपको करता हूं। इसी के साथ में एक आपके लिए है कि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का शानदार कलेक्शन आप अगर चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप हिंदी व्याकरण की बुक कल, आज और कल exam8080 के ऐप से इसको मंगा सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन इस प्रकार का आया था कि द टर्म मैनेजमेंट डेप्थ रेफर्स टू, प्रबंधन गहराई शब्द का मतलब क्या है। तो उसने कहा
कि एक संगठन संरचना जो सभी स्तरों पर प्रबंधकों के विकास के लिए पर्याप्त विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधिमंडल और अवसर प्रदान करता है। बी, एक संगठन संरचना जो बिना किसी भेदभाव के केंद्रीकरण की नीतियों को बढ़ावा देती है। जब भी अगर आप उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि इस वाली चीजों को थोड़ा सा उसमें अवॉइड किया जाता है। प्रतिभूति के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना अपेक्षाकृत बड़े बाजार आदेशों को अवशोषित करने की बाजार की क्षमता, कोई इसका सेंस यहां पर नहीं है। और एक संगठन जिसमें मालिक सीधे प्रबंधन की दैनिक गतिविधियों में शामिल होता है तो इसका यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आपने देखा कि टॉप लेवल के सीईओ से लेकर के उसमें नीचे लेवल के वर्कर तक के जो लोग होते हैं वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब काम करते हैं तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो मैनेजमेंट डेप्थ कहलाता है। 6 अप्रैल का जो एग्जाम था 6 अप्रैल 2023 का, उस 6 अप्रैल 2023 वाले दिन जो है ये क्वेश्चन आपका आता हुआ दिखाई दिया। और अब मुझे उम्मीद है कि अगर आ जाता है तो भले ही प्रश्न का ढांचा जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे और क्वेश्चन को टिक करके आगे की तरफ निकल जाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब यहां से इसमें आगे की तरफ अगर अपन चलें तो इसका उत्तर ए है। अगला पॉइंट आपके पास आता है कि काम करने की कला के रूप में प्रबंधक। अब काम करने की कला के रूप में प्रबंधन में यहां पर कौन इस पॉइंट को सपोर्ट करता है, तो एक करता है जिसका नाम है मैरी पार्कर फॉलेट, जिसमें उन्होंने कहा प्रबंध दूसरों के माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला। मैनेजमेंट क्या है, तो दूसरों के माध्यम से। यदि आप चाहोगे कि मैं सब कुछ काम कर लूं, सब सारी एक्टिविटियों को हम यहाँ पर देख लूं और मैं उद्देश्य को प्राप्त कर लूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि बड़ा बनना चाहते हो तो आपको दूसरों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो कला होती है उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैरी पार्कर फॉलेट का कहना है ना। तो यहाँ पर काम करने की कला के रूप में प्रबंधन में जैसे परिभाषा आ गई कि प्रबंध दूसरों के माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला है, यह कथन किसका है, तब आप ये कहोगे मैरी पार्कर फॉलेट का है। फिर अगला आया मूने और रेले ने क्या कहा, प्रबंध लोगों को निर्देशित और प्रेरित करने की कला। भाई वास्तव में मैनेजमेंट वो है कि आप अपने, अगर आप टॉप मोस्ट के सीईओ पर बैठे हुए हो उस कुर्सी पर, तो नीचे के लोग को बढ़िया तरीके से निर्देशित करना और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना कि कला को ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है मैनेजमेंट। ये मूने और रेले का अपना स्टेटमेंट है। इसके अलावा हेराल्ड कोन्स ने भी ये कहा है कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम करने की कला, लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम करने की कला को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है मैनेजमेंट। ये सेंटेंस किसने दिया, तो ये देने वाला विद्वान है, उसका नाम है हेराल्ड कोन्स ने ये सेंटेंस दिया, है ना। फिर आगे चले, एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन, मतलब वो कला के रूप में था, अब यहाँ पर आए कि एक प्रोसेस के रूप में। उसने कहा, तो इसमें हेनरी फेयोल का ये स्टेटमेंट कई बार अपनी इस एग्जाम में भी, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें भी यहाँ पर आया है और आगे भी इसके आने की संभावना है इसमें, है ना। तो इसमें आया है कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान और योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना है। फेयोल ने प्रबंध को नियोजन, प्लानिंग, आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग जैसे 5 कार्यों की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में डिफरेंट एग्जाम में ये बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको हेनरी फेयोल का स्टेटमेंट प्रयास करके याद करना ही है। जॉर्ज आर टेरी, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण की गतिविधियां शामिल है जो मानव और अन्य संसाधनों के उपयोग के साथ घोषित उद्देश्यों को निर्धारित करने और पूरा करने के लिए की जाती है। भाई अल्टीमेट प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, कंट्रोलिंग करो, कमांडिंग करो, इन सब का उद्देश्य क्या है, तो हमको एक निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना है, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमने जो उद्देश्य डिसाइड कर रखे हैं उनको पूरा करना है, उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास प्रबंधन। ये कहना किसका है, जॉर्ज आर टेरी का। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था आपकी जो सहायक संपरीक्षक की जो परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था 2021 में कि पूर्व अनुमान करना,
संगठन और कमांड, समन्वय और नियंत्रण की योजना बनाना ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है? तब वहां पर 4 ऑप्शन आपके पास इस रूप में आए। उन्होंने कहा कि क्या ये कोन्स और डोनेल का है, क्या ये जो है हेनरी फ्योल का है, या फिर आपके पास लिंडन उर्विक का है, या फिर लूथर गुलिक का है। तो जब अभी देखा अपन ने कि पूर्वानुमान करना, संगठित करना, कमांड, समन्वय, नियंत्रण की जब अगर अपन बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल साहब ने ये सेंटेंस या स्टेटमेंट कहा है। यही वाला क्वेश्चन आप लोगों की हमारी जो पटवारी की एग्जाम हुई थी, उस पटवारी की एग्जाम में भी आता हुआ दिखाई दिया। तो अब वहां पर उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे पूछा? उन्होंने कहा प्रबंध करना, पूर्वानुमान, प्रबंध करना मतलब पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना किसके द्वारा दिया गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, कोन्स और डोनेल के द्वारा, लिंडन उर्विक के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा, है ना। तो ये अपनी यहां पर जो पटवारी का एग्जाम है 3 अप्रैल वाला, उस एग्जाम में भी वो जो क्वेश्चन पहले जो प्रीवियस ईयर में आ चुका था वो फिर आपके पास यहां पर आया। तब अब इसका आंसर भी इसमें क्या जाएगा? तो इसका आंसर भी जाएगा, वो है अपने पास हेनरी फ्योल। इट मींस ये किसने कहा? तो ये जो है हेनरी फ्योल का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि रिपीट हो चुका है। आप भी तैयार रहिए, क्योंकि कब किसके सेट में कौन सी बात आ जाए इसके लिए आपको पहले से तैयार होकर के रहना है। इसका आंसर है आपके पास डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय लेने और नेतृत्व की कला और विज्ञान के रूप में प्रबंधन। इसमें यहां पर जो स्टेटमेंट आता है वो आता है डोनाल्ड जे क्लार्क का, जिन्होंने ये कहा कि प्रबंध निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। मतलब वो कहते हैं कला और वो कहते हैं विज्ञान, दोनों ही बातें हैं, कला भी हैं और विज्ञान भी हैं। ये कहने वाला है डोनाल्ड, है ना। कब कहाँ किस तरफ पलटा मार दे, कला के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, वर्तमान का डोनाल्ड भी, है ना, उससे आप जो है कहीं ना कहीं इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान, कला और विज्ञान की बात कौन करता है? तो डोनाल्ड जी क्लार्क ने इसकी बात की है। इसके साथ में एक स्टेटमेंट मूर का भी है। मूर ने कहा है कि प्रबंधन का अर्थ है निर्णय लेना, एक शब्द केवल। वास्तव में इसके एक शब्द में भी दम तो नजर आता है कि प्रबंधन का अर्थ है निर्णय लेना। आज तुम्हारे साथ, हमारे साथ केवल एक ही दिक्कत है, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। और उन्होंने कहा कि ये यदि आपने काम कर लिया तब ये मान करके चलिए कि आप अपने उद्देश्यों को ऊपर की तरफ या ऊंचे लेवल पर आप अच्छी तरीके से उसमें ले जा सकते हो, है ना। अब चलते हैं यहां से प्रबंधन की विशेषताएं। कई बार इस पर अच्छे और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर आपको फैक्चुअल बातों के साथ में इसको याद रखना पड़ेगा। उसने कहा कि अब देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार प्रबंधन क्या, मैनेजमेंट क्या, आपके इसमें 8 पेपर हैं, उन 8 पेपर को आपको मैनेज करना है, कब कहाँ से कौन सा स्कोर लेना है। अगर आपका मैनेज नहीं होगा तब आप अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर पाओगे। तो उन्होंने ये कहा कि एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट वाले टाइटल को हम हाईलाइट करते हैं। फिर दूसरी बात है इसमें यहाँ पर कि सर्वव्यापी है, सब दूर है। अगर आप अपने घर की बात करोगे, आप अपने घर को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करो, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप हॉस्पिटल की बात करोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप स्कूल की बात करोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज की बात करोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। पापा खेती में काम करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि क्या ये सर्वव्यापी है? तो आंसर है कि हाँ, हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि ये यूनिवर्सल है। फिर बात आती है बहुआयामी प्रक्रिया। इट मीन्स जैसे अभी अगर मुझे मैनेजमेंट में आप लोगों का स्कोर बहुत बढ़िया तरीके से अगर दिलाना है तो मुझे यहाँ पर मानवों का, मुझे यहाँ पर मशीनों का, मुझे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सब का मल्टी डायमेंशनल वाली चीज़ों को मैनेज करना होगा।
मैं केवल एक चीज के साथ, मैं किसी एक टाइटल के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे बड़ा पैनल भी मैनेज करना है, मुझे कैमरा भी मैनेज करना है, मुझे इंटरनेट भी मैनेज करना है, इनको चलाने वाले लोगों को भी मैनेज करना है। तब जाकर के हम आप सब मिल करके अपने उद्देश्यों को बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त यहां पर कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहां से आगे की तरफ चलते हैं। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने मैनेज कर दिया तो काम चल जाएगा। ये लगातार वाली प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूस वाली प्रक्रिया है। आज अगर आपने मैनेज कर दिया सुबह से आकर के, तो कल आकर के फिर आपको करना है। ऐसा नहीं है कि रोबोट वाला सिस्टम नहीं है जहां पर आपने एक बार कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया तो उसी के हिसाब से काम चलता जाएगा। नहीं, जब अगर हम यहाँ पर अपने उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको निरंतर यह काम करना पड़ेगा। फिर आगे चलें तो उसमें आए कि सामूहिक प्रक्रिया, सब मिल करके, मतलब यहाँ पर टॉप मोस्ट का सीईओ से लेकर के नीचे तक का जो व्यक्ति होता है, ये सब मिल करके अपने उद्देश्यों को किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में अपने कामों को संचालित करते हैं। फिर यहाँ पर इसमें गत्यात्मक कार्य, याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब ऐसा होता है कि हम स्टैटिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ पर एक फिक्स रिजिड वाली गतिविधि में नहीं है, कठोर वाली गतिविधि में नहीं है। हम यहाँ पर हैं वो है एक डायनेमिक मोड में, एक गत्यात्मक रूप में, एक गतिशील रूप में। इसका मतलब है कि समय के सापेक्ष में हमको अपने आप को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, हमको अपने आप को संशोधन भी करना पड़ेगा। यदि हमने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, संशोधन कर लिया, तो हम यहाँ पर उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी आप अपने प्लान अगर बना लेते हो और उन प्लान को अगर आप चाहो कि उसी के सहारे में उद्देश्य प्राप्त कर लूंगा, लेकिन समय के साथ में आपको अपनी गतिविधियों में कुछ न कुछ चेंजेस भी करने पड़ता है ना। तो इसलिए ये बहुत प्यारा शब्द है कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। आंसर है कि हाँ, क्योंकि समय के साथ में हमको अपनी कुछ गतिविधियों में अपने उद्देश्य को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए संशोधन करना पड़ सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है। उस बात को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है इसका गत्यात्मक कार्य। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। इट मीन्स यहाँ पर मैनेजमेंट दिखता नहीं, इसके परिणाम दिखते हैं। मैनेजमेंट दिखता नहीं, इसके परिणाम दिखते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कोई चीज़ मैनेज की तो वो नहीं दिखी, लेकिन उसका रिजल्ट देखा, अरे बहुत शानदार, 25 में से 20, 25 में से 22, 25 में से 18। यहाँ पर इट मीन्स ऐसा नहीं कि 25 में से 10, लेकिन उसके लिए हमने क्या क्या एक्टिविटियां की, हमने किस किस प्रकार के यहाँ पर माइंड के घोड़े दौड़ाए, वो जो है लोगों को वहां पर दिखता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट हमारा परिणाम दिखता है। तो इसलिए उसने कहा अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट पावर है, शक्ति है, खुद नहीं दिखेगा लेकिन उसके रिजल्ट दिखेंगे। टाटा का मैनेजमेंट कैसा है, दिखता नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट दिखते हैं जब कंपनी लाखों हजारों करोड़ के प्रॉफिट में जाती है। रिलायंस का मैनेजमेंट हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत शानदार तरीके से प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि हजारों करोड़ के बेनिफिट में रही, इट मीन्स उसका रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के भी इसमें एक विशेष फोकस इसमें किया जाता है। प्रश्न आ गया इस प्रकार से कि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, अब देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये कब का है, ये एक जो है सम परीक्षक की परीक्षा आई थी, समूह 2 और सब ग्रुप 4 वाली, उसमें 2021 में प्रश्न पूछा था कि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है। उसने कहा इसके कार्यों को, प्रकार्यों को, इसके फंक्शंस को बार बार दोहराया जाता है। बी, यह कहीं भी रुक जाता है। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। यह नियोजन और निष्पादन की सतत प्रक्रिया नहीं है। देखो ये नेगेटिव आ गया। इसमें नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण शामिल नहीं है। देखो ये नेगेटिव आ गया। तो उसने कहा कि सतत प्रक्रिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका अर्थ है कि इस सतत प्रक्रिया है, जब कंटिन्यूस प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, बार बार हमको दोहराना पड़ता है। आज हमने सुबह मैनेजमेंट किया तो कल भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आज हमने मैनेजमेंट किया, कल हमने किया तो परसों भी हमको इसमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है
कि इसके प्रकारों को बार बार दोहराया जाता है। आप एक बार का जो है वो ढांचा फिट करके आप बैठ नहीं सकते, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए कभी कभी किसी प्रश्न के ऑप्शंस को पढ़ करके भी उसके आंसर को लगाया जा सकता है और कॉमन सेंस अपना दौड़ाया जा सकता है। आगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति क्या है। उन्होंने कहा कि प्रबंध एक कला के रूप में है। तो जब भी हम कला के रूप में बात करते हैं तो इसको बहुत सिंपल से सेंस से लगा लीजिएगा कि कोई डॉक्टरों का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, उसमें सबको थ्योरेटिकल ज्ञान दिया, लेकिन जब वो वास्तविक दुनिया में जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो सब अपने अपने ढंग से उसका प्रयोग करते हैं उस ज्ञान का। तो उसने कहा कि हाँ, मैनेजमेंट की शिक्षा तो सब प्राप्त करते हैं, टीचर बनने के लिए बीएड एमएड तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसको जो सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया उसका एक क्वालिटी वाइज एक शानदार तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए वो बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि कला के रूप में जब हम बात करते हैं तो उसको हमको थ्योरेटिकल ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, मुझे प्रोफेसर्स ने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाया। उस थ्योरेटिकल ज्ञान का मैं जब कक्ष में उसका उपयोग करता हूं तो अपने ढंग से उसका उपयोग करता हूं, यही मेरी कला है। फिर यहां पर बात आती है व्यक्तिगत प्रयोग, वही वाली बात आ गई, दोनों पॉइंट इसमें आ गए कि सब अपने अपने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। और अभ्यास एवं सृजनशीलता, मतलब यदि आप अपनी कला को, आप अपने आर्ट्स को बहुत बढ़िया अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा, उसमें क्रिएटिविटी लानी होगी। एक जैसे मोड में अगर आप चले तो इसका मतलब है कि फिर आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल सकता। इस बात को आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रबंध कला के रूप में कौन सा तत्व इसमें यहाँ पर शामिल नहीं। सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यस। व्यक्तिगत प्रयोग की आवश्यकता होती है, यस। फिर यहाँ पर इसमें अभ्यास और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, आंसर यस। अगर चौथा ऑप्शन आता है ऑल द अबव तो आंसर आपके पास यस। और अगर कोई चीज़ आ जाती है ऐसी जो कला के अंतर्गत शामिल नहीं है तो उसको आप यहाँ से हटा दोगे। फिर बात इसमें जैसे ये प्रश्न भी आ गया, देखो अपनी पटवारी वाली परीक्षा में प्रश्न आया था कि एक कला के रूप में प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। ये अपनी पटवारी की परीक्षा का प्रश्न है इसमें यहाँ पर कि कला के रूप में प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है, इसमें सूक्ष्म अवलोकन होता है, सिस्टमेटिक बॉडी होती है और अनुप्रयोग होता है। देखो जब यहाँ पर अगर इसमें बात आई तो टाइटल आया कि प्रबंध की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग होता है। जो हम देखा ना अपने वाले कहा थ्योरेटिकल नॉलेज, इट मीन्स वहाँ पर प्रिंसिपल कि हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, लूथर गुलिक का प्रिंसिपल, टेलर का प्रिंसिपल, मुनरेले का प्रिंसिपल, मेरी परकट फॉलेट का प्रिंसिपल, तो उनका जो है हम यहाँ पर कला के रूप में प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता नहीं है, सिस्टमेटिक बॉडी की आवश्यकता नहीं है, एप्लीकेशंस की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो बात आई उसमें उसका जो अपने पहला ही पॉइंट वहाँ पर भी आगे अभी जब हेडिंग में देखा तो वहाँ पर आया उसी के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग हम यहाँ पर कला के रूप में करते हैं। फिर कौन कैसा करेगा वो एक अपना अलग ढंग होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास ए। ये सब पिछली बार की भी अगर हम एक्टिविटियों को यहाँ पर शामिल करें तो इसी दबंगता के साथ यहाँ पर विद्यार्थियों को इस टाइटल में कहीं न कहीं मदद की गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में, इट मीन्स वो कला थी, है ना। जैसे मान लो ये है कि गाड़ी चलाने वाले ने आपको गाड़ी चलाना सिखा दी कि भाई ऐसे ऐसे चलाना सिखाना, लेकिन जब सीखते हैं फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तब अपने अपने ढंग से दोनों हाथ ऐसे करके गर्दन ऊपर करके गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर वो जो बात आती है उसी बात को उन्होंने कहा कि वो थी कला। अब विज्ञान की जब अगर आप बात करते हो तो विज्ञान शब्द जब भी होगा यहाँ पर जो ज्ञान होगा वो व्यवस्थित होगा, सिस्टमेटिक होगा, एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने ढंग से नहीं चला सकते विज्ञान को, है ना।
प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत और सत्यापन योग्य सिद्धांत, इट मीन्स यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जा करके आप उसको वेरीफाई कर लो। कला को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन सर इसके जो विज्ञान की जब अगर बात आती है तो उसको कि हेनरी फ्योल अगर फ्रांस में चल जाएगा तो अमेरिका में भी चल जाएगा, तो रसिया में भी चल जाएगा, तो इंडिया में भी चल जाएगा। तो इसी बात को लेकर के इसमें यहाँ पर आता है कि प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत तथा सत्यापन योग्य सिद्धांत की कहीं पर भी इनका टेस्टिंग जो है वो किया जा सकता है। व्यापक वैधता मतलब इसकी जो है ब्रॉड वैलिडिटी होती है और इनका प्रयोग जो है वो यूनिवर्सल होता है जब विज्ञान की बात करते हैं। अब यहाँ पर अपने को प्रश्न भी इस पे अच्छे यहाँ पर मिल सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, नहीं है, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है, प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत होते हैं, सत्यापन योग्य सिद्धांत होते हैं और इसमें यूनिवर्सल इनका प्रयोग होता है, व्यापक वैधताएं होती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखें तो एक क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखाता हूँ, 2021 की परीक्षा का ये प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहले तो आप इस पर गोला मारें कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखते हैं 4 ऑप्शंस में। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग, बी आया आपके पास सत्यापन योग्य सिद्धांत, सी आया इसमें ज्ञान का व्यवस्थित ढांचा और डी आया इसमें प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग। तो प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग, ये यदि अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाली विशेषता जो है प्रबंधन एक कला के रूप में जो इसके पहले पॉइंट्स गया वहां पर ही कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दिया ये, है ना। चलें तो इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर आएगा कि प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने कला के रूप में वहां पर देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और अपने को पटवारी की एग्जाम में भी यहां पर मिला कि प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों में सार्वभौमिक, ये आ गया शब्द, अनुप्रयोग है जो प्रबंधन की विशेषताओं को दर्शाता है। इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग, प्रयोग, वैज्ञानिक अवलोकन केवल सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर यदि पढ़ा हुआ नहीं होगा तो गलत होने की संभावनाएं भी यहां पर होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट आपके पास आया, मतलब उसने प्रश्न में जो लिख दिया उत्तर में भी वही देना है। तो यहां पर बात आई कि इसका क्या, तो इसका आंसर इसमें जो गया ऊपर लिख ही दिया उसने, सार्वभौमिक अनुप्रयोग, सार्वभौमिक अनुप्रयोग इसका, बस यही प्रश्न पढ़ करके वापस लगाना था। मतलब ये अपनी पटवारी की एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली वाली बातें इसमें यहाँ पर नहीं थी। क्वेश्चन को पढ़ करके ही इसका आंसर कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास है कि प्रबंधन एक पैसे के रूप में, एक मतलब आप इसको कहो कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, इसी बात के लिए मैंने यहाँ पर उस प्रोफेशन की जो स्पेशल योग्यताएं हैं वो मैंने ली। यदि मैं एमबीबीएस करता हूँ तो मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं यदि सीए की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास सीए का स्पेसिफिक नॉलेज है, मैं लॉ करूँ तो मेरे पास लॉ का स्पेसिफिक नॉलेज है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि प्रोफेशन में जाने के लिए भी क्या उसी प्रकार से बातें होती है, तो आंसर है यस। तब यहाँ पर बात आई कि इसका भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह होता है, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, सीए का ग्रुप, इसके बाद में डॉक्टर्स का ग्रुप, वकीलों का ग्रुप, टीचरों का ग्रुप, इंजीनियरों का ग्रुप, सॉफ्टवेयर सीएस वालों का ग्रुप, रोबोटिक्स वालों का ग्रुप, एआई वालों का ग्रुप। तो यहाँ पर बात है कि भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। आपने कहा कि मेरा एक प्रोफेशन है, इट मीन्स आप उस प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। शानदार पॉइंट, प्रतिबंधित प्रवेश, क्या मैं डॉक्टर बनकर के हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कर सकता हूँ, आंसर है नहीं। क्या मैं कोर्ट में जाकर के खड़ा होकर के जो है कोर्ट में वहाँ पर जज बन सकता हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो नहीं। प्रतिबंधित प्रवेश, अगर मेरे पास उसकी डिग्रियाँ होगी तो मैं वो कर सकता हूँ, यदि मेरे पास वो डिग्रियाँ नहीं होगी
तो फिर वो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो बात आती है इसमें वो टाइटल आता है प्रतिबंधित प्रवेश। मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे कि हर प्रोफेशन में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। फिर बात आई सेवा का उद्देश्य, इन सबका अपना सेवा का उद्देश्य रहता है ना। फिर यहाँ पर बात आती है नैतिक आचार संहिता। डॉक्टरों की एक नैतिक आचार संहिता है, वकीलों की एक नैतिक आचार संहिता है, टीचर्स की एक नैतिक आचार संहिता है, बैंकिंग वालों की एक नैतिक आचार संहिता है ना। तो वो बातें जो है इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं आती भी दिखाई देती है। तो प्रबंधन एक पैसा मतलब प्रोफेशन पर्टिकुलर प्रकार का, उससे जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से बढ़े, ये प्रश्न भी मिल गया था अपने को, देखो पटवारी वाली परीक्षा में, ये हमने पिछली बार भी अच्छे से पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी पैसे के रूप में प्रबंधन की विशेषता नहीं है, मतलब एज ए प्रोफेशन के रूप में विशेषता नहीं है। अब देखो थोड़ा सा यदि पढ़ा हुआ हो, सही चीज़ें यदि सुनी हुई हो, उसने यहाँ पर प्रतिबंधित प्रवेश में केवल इसकी सहायता से नहीं है वाला पॉइंट को उसने गलत करवा दिया। अपन ने पढ़ा था प्रतिबंधित प्रवेश, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उसने उसके आगे लिख दिया अ। अरे आपका ऑप्शन तो यही मिल गया मेरे भाई। अगर आपने इसको सही तरीके से यहाँ पर देखा, समझा, सोचा होता तो पहले ऑप्शन में ही उसने ज्ञान का विशिष्ट ढांचा होता है, यस, इनका प्रोफेशन एसोसिएशन होता है, यस, आचार संहिता नैतिक संहिता होती है, आंसर यस। प्रतिबंधित प्रवेश है, मैं सीए में प्रवेश नहीं कर सकता, हाँ मेरे पास ज्ञान होगा तो प्रवेश कर जाऊंगा। मैं डॉक्टर में प्रवेश नहीं कर सकता, हाँ मैंने एमबीबीएस किया होगा तो प्रवेश कर सकता हूँ। मैं लॉ में प्रवेश नहीं कर सकता, मैंने यदि लॉ किया है तो मैं प्रवेश कर सकता हूँ उसमें। तो इसलिए जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर इसका आंसर क्या गया, तो इसका आंसर गया वो है ए। मतलब देखा, वर्ण थेरेपी, केवल एक पॉइंट्स, एक वर्ण के बिहाव पर पूरे आंसर को उसने वहाँ पर आपके चेंज कर मारा। जो पढ़ने का जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता है, वो कितनी इसमें यहाँ पर मायने रखती है, इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो आप यूं ही 10-12 प्रश्नों का जो लीडिंग के लिए आपको दिक्कत आती है ना, एक माइनर तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से यदि अगर आप पढ़ लें तो आपको उसमें वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर ए है। अगला पॉइंट, आज मैं इस सेशन को यहीं विराम दूंगा, फिर इसके आगे मैनेजमेंट और इसके शानदार वाली जो चीज़ें हैं, बाकायदा एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अपन इसको शानदार तरीके से यहाँ पर फिनिश करेंगे। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।